तो नाउ फॉर थ्री डायमेंशन, यही जो आइडिया हम डिस्कस कर रहे थे, थ्री डायमेंशन में ये कैसा होगा। तो थ्री डायमेंशन में आपके पास ये एक्स वाई प्लेन के साथ एक परपेंडिकुलर आप एक तीसरा एक्सेस भी कर ले, जो कि आउट ऑफ द बोर्ड है, जेड। अब ये आपका के यूनिट वेक्टर है। अब इस थ्री डायमेंशन में ये तीनों यूनिट वेक्टर जो हैं, इनके फॉर्म्स ये होंगे, आई इज इक्वल टू 1 0 0, जे इज इक्वल टू 0 1 0 और के इज इक्वल टू 0 0 1। ये इसके मैट्रिक्स फॉर्म है। और इसके आप जो ऑर्डर ट्रिपल है वो भी बना सकते हैं इस नोटेशन में, ऐसे करके। सो अब मेरे थ्री डायमेंशन का जनरल वेक्टर ये है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर ये वेक्टर है और ये रियल नंबर है। सिमिलरली ये रियल नंबर है और ये वेक्टर है, और ये रियल नंबर है और ये वेक्टर है। अगर आप इसको जनरली जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन का नोटेशन है अगर उसमें लिखना चाहें, तो ये C1I होगा, ये C2J होगा और ये C3K होगा। बट अगेन ये XYZ C1 C2 या K1 K2 जो भी हो, बट दीज आर रियल नंबर्स। और इन रियल नंबर्स को आपके वेक्टर स्पेस का फील्ड कहा जाता है। अगर ये रियल नंबर्स हैं तो हमारे वेक्टर स्पेस का फील्ड रियल होगा। आगे हम जाके कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स, ये जो कांस्टेंट नंबर हम ले रहे हैं, स्केलर जो हम ले रहे हैं, ये रियल की बजाय कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो फिर हमारा जो फील्ड होगा वो कम्प्लेक्स होगा, और हमारा जो वेक्टर स्पेस बनेगा वो कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बनेगा, जो कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स का जो हिल्बर्ट स्पेस है, उसमें ये जो जो कांस्टेंट या जो स्केलर्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। तो आपका जो हिल्बर्ट स्पेस है, उसकी जो एंट्रीज हैं या जो उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, दे आर कम्प्लेक्स। तो हम कहते हैं कि उसका जो फील्ड है वो कम्प्लेक्स फील्ड है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे भी, जब हम आगे एंड कम्प्लेक्स प्लेन में हम जाएंगे। सो ये आपका थ्री डायमेंशनल जो है, थ्री डायमेंशनल जनरल वेक्टर है, और ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, आई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लूँ, जे की जगह ये वैल्यू पुट कर, और के की जगह ये वैल्यू पुट कर लूँ। अब इस इक्वेशन से मेरे पास एक्स वाई जी का कोई भी पेयर बन सकता है। मैं उनकी वैल्यू यहाँ पर रखता जाऊंगा, जो भी मैं एक्स रखूंगा, जो भी मैं वाई रखूंगा, जो भी मैं जेड रखूंगा, मुझे पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस इस एक इक्वेशन से बन सकता है। तो ये तीन वेक्टर जो हैं, इन तीन वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो मुझे पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस दे रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं, ये मेरे पूरे स्पेस को स्पेन कर रहे हैं, और ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। देखें, कोई वेक्टर, ये आई जो है, ये आपस में एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को चेक कर ले, ये आपस में एक लाइन पे नहीं है। सिमिलरली इन दोनों को देख ले, ये एक लाइन पे नहीं है। सिमिलरली इन दोनों को देख ले, ये एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। लीनियर डिपेंडेंट अगर होते तो ये एक लाइन पे लाई करते हैं, लेकिन ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड बेसिस, और इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी कहा जाता है। यूजुअली ऑर्थोनॉर्मल इज द नॉर्मल टर्म यूज्ड। तो इस इक्वेशन से आप पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस भर सकते हैं, बना सकते हैं, या थ्री डायमेंशनल के जितने भी वेक्टर्स हैं वो आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो आपका ये तीन वेक्टर जो है, दे स्पेन द होल थ्री डायमेंशनल स्पेस, और ये तीन वेक्टर जो है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस के बेसिस वेक्टर्स हैं या बेसिस हैं। सो ये तो थ्री डायमेंशन तक बात हो गई। अब इसके अलावा अगर हम 4 5 या 6 या इन डायमेंशन में जाते हैं, तो हम चीज़ों को इस तरह से ज्योमेट्रिकली नोट या रिप्रेजेंट नहीं करा सकते। अगर मैं R4 पे जाता हूँ, तो फिर मेरे पास इस तरह का जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम है वो नहीं बन सकेगा, लेकिन आइडिया स्टिल यही होगा कि मैं इस तरह के स्टैंडर्ड बेसिस अगर R4 के लिए बुलाऊंगा, तो R4 के लिए जो पहला यूनिट वेक्टर होगा, फिर मैं आई जे के यही यूज़ करूंगा, फिर मैं E1 E2 और E3 यूज़ करूंगा। तो E1 फिर मेरा होगा, फोर डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, फोर डायमेंशन में मेरा E1 होगा 1 0 0 और 0। E2 मेरा होगा 0 1 और फिर 2 0 और। E3 मेरा होगा 0 0 1 0, और E4 मेरा होगा 0 0 0 और आखिर में एक 1। तो जिस नंबर की एंट्री होगी, फॉर एग्जांपल E1 यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर रहे हैं, तो पहला E1 फर्स्ट एंट्री जो होगी वो 1 होगी, और बाकी जितने भी होंगे वो 0 होंगे। सिमिलरली E2 अगर आप बना रहे हैं, तो मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है उसकी दूसरी एंट्री 1 होगी, और बाकी जितने भी हैं वो 0 होंगे। सिमिलरली अगर आप E3 बनाते हैं, तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा उसकी थर्ड एंट्री 1 होगी, और बाकी जितनी भी एंट्रीज होगी वो 0। और सिमिलरली ये आइडिया आप इन वेक्टर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा अपने स्लाइड शो पे चला जाता हूँ। सो यहाँ तक हम आ गए थे कि बेसिस सेट क्या होता है। बेसिस सेट के लिए दो कंडीशन है, कि आपका बेसिस सेट वो होगा जो आपके वेक्टर स्पेस को स्पेन भी करेगा, लेकिन उस सेट के अंदर जितने वेक्टर्स भी होंगे वो सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस देख ली R2 और R3 के लिए। सिमिलरली R4 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस ये होंगी,
ये उनका ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल फॉर्म है। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप जस्ट इसको कॉलम मैट्रिक्स बना लें, एक ही बात है। सिमिलरली आर एन के लिए बेसिस वेक्टर E1 E2 अप टू En होंगे, और जिस तरह हमने जिक्र कर लिया कि E1 इस तरह से होगा, पहली एंट्री 1, बाकी जितनी भी एंट्रीज है n तक वो 0 0, दूसरी एंट्री 1 और बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो 0 0। सिमिलरली nth एंट्री जो होगी वो 1 होगी और बाकी 0 0। और रिमेंबर ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं, अगर ये स्टैंडर्ड के अलावा सर आप अगर कोई दूसरी बेसिस ले ले तो फिर जरूरी नहीं है कि उसमें सर, सब 0 0 हो, उसमें ये नॉन जीरो हो सकते हैं स्टैंडर्ड के अलावा जो बेसिस होगी। जी सर ये हमने जो स्टैंड लिया है सर, इसका तो पता लगता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हम वैसे जनरल ले वेक्टर ले। लेते हैं तो उसको पहले हमने, यस सर, जनरल लेते हैं तो हम फाइंड करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है बेसिस के लिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सपोज मैं आपको एक सेट यस देता सर। हूँ, लेट सपोज मैं आपको एक सेट देता हूँ, और उस सेट के अंदर मैंने R3 के लिए मैंने आपको सेट दिया हुआ है, आई जे के नहीं दिया यस बल्कि सर। जनरल एक सेट दिया हुआ है। सपोज पहला वेक्टर मैंने दिया है 1 1 1, तीनों नंबर 1 है। दूसरा दिया है मैंने लेट सपोज 1 5 7, और तीसरा मैंने दिया हुआ है 2 10 20। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको वेक्टर दे यस दिए हैं, सर। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि चेक कर ले कि ये स्पेन सेट है या नहीं है, और अगर स्पेन है तो इसके जो वेक्टर्स हैं इसको बाद में चेक भी कर ले कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये स्पेन भी है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ गया तो फिर आप कहेंगे कि ये यस आपके सर। थ्री डायमेंशनल स्पेस का एक बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है लेकिन दूसरा बेसिस है। तो जिस तरह स्पेन सेट यूनिक नहीं यस होता सर। उस तरह बेसिस सेट भी यूनिक नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये दोनों कंडीशन होने चाहिए। यस बेसिस सेट सर। वही होगा जो आपके पूरे स्पेस को भर भी सकता हो, मतलब पूरे स्पेस को स्पेन भी कर सकता हो, और उस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स हो वो आपस में क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, तो तब इंडिपेंडेंट। जाके आप उनको बेसिस कहोगे। अदरवाइज आप उसको बेसिस नहीं कह सकते। तो ये तो वेक्टर के यस सर। बेसिस की बात हो गई। हम फंक्शन के बेसिस की बात करते हैं। फंक्शंस के भी बेसिस होते हैं, क्योंकि फंक्शन भी वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं, तो उनके ऊपर भी वेक्टर स्पेसेस के जितने डेफिनेशन है वो अप्लाई होंगे। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दोस थिंग्स, क्योंकि हमने मैट्रिसेस के बारे में भी कहा था कि वो भी स्पेसेस बनाते हैं, तो मैट्रिसेस के भी फिर बेसिस होंगे, उसके स्पैन सेट होंगे। सो ये हमारा जो थर्ड एग्जांपल है, ये 2 by 2 मैट्रिसेस का अगर स्पेस है आपके पास, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लीनियर वेक्टर स्पेसेस का जो लेक्चर था, हमने कहा था कि जितने भी 2 by 2 मैट्रिसेस हैं वो अलग से एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो अगर वो एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं तो उसका कोई स्पैन सेट भी होगा और उसके करस्पॉन्डिंगली बेसिस वेक्टर भी होंगे। तो ये जो चार वेक्टर्स हैं, ये वाले 1 0 0, ये एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, और ये भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है। ये जो चार वेक्टर्स चार मैट्रिक्स मैंने लिए हुए हैं, ये मेरे 2 by 2 मैट्रिक्स का बेसिस सेट है। इसके लीनियर कम्बिनेशन से मैं पूरा का पूरा 2 by 2 मैट्रिसेस का एक्सक्यूज मी 2 by 2 मैट्रिसेस का जितना भी पूरा स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस जो है, वो पूरा का पूरा मैं इन चार वेक्टर से बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? इस सपोज इसको मैं कहता हूँ M1, ये मेरा मैट्रिक्स 1 है, M1, इसको मैं कहता हूँ M2, इसको मैं कहता हूँ M3, और इसको मैं कहूंगा M4। फिर मैं एक लीनियर कम्बिनेशन बनाऊंगा। कोई बता सकता है कैसे बनेगा लीनियर कम्बिनेशन? ए सी इंटू एम सी वन प्लस बी इंटू एम सी टू वन, प्लस सी हाँ, इंटू एम सी वन थ्री। एम वन, C2 M2, C3 M3 प्लस C4 M4। तो चार टर्म होंगे उस लीनियर कम्बिनेशन में, और इसको आप जनरली किसी m वेक्टर के बराबर रख लोगे, तो आप M 2 by 2 मैट्रिक्स होगा। सो M इज इक्वल टू C1 M1, ये M1 है, C2 M2, C3 M3 और C4 M4। तो इससे आपका जो जो है वो जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, उस लीनियर कम्बिनेशन से आप सारे का सारा जो सेट है वो उसको आप स्पेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका मैट्रिसेस के लिए आ गया। सिमिलरली फंक्शंस के लिए या पोलिनोमियल्स के लिए, तो पोलिनोमियल्स के बारे में देख ले। जो अगर मेरे पास nth ऑर्डर के पोलिनोमियल हो, तो nth ऑर्डर पोलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? 1, 1 मीन x पावर 0, फिर x पावर 1, x पावर 2 टिल x पावर n। ये जो मेरे पास बेसिस है, ये वाले, इस बेसिस सेट से मैं पूरा का पूरा पोलिनोमियल का जो स्पेस है वो मैं इससे बना सकता हूँ। और कैसे बनेगा ये मेरा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? पी एन एक्स किसके बराबर होगा? C1 टाइम 1 प्लस, हाँ, C2 टाइम्स x प्लस C3 टाइम x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टिल Cn टाइम xn।
तो ये जो जनरल कम्बिनेशन बनेगा, जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, ये मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का जो स्पेस है मुझे एक इक्वेशन से बनेगा, और उसमें मैं C1 C2 और C3 की जो वैल्यूज हैं वो चेंज करता जाऊंगा। और पॉलिनोमियल के लिए मैं ये वैल्यूज आई थिंक मैं रियल फील्ड से लेता हूँ पॉलिनोमियल्स के लिए। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आप इसको खुद जाके चेक भी कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल के लिए कांस्टेंट का जो फील्ड होगा ये रियल होगा, या कोई कम्प्लेक्स तो मेरे हाल में नहीं आता ये पॉलिनोमियल्स के लिए, तो रियल ही होगा, या रियल से कोई छोटा होगा, या आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट। तो ये आप खुद देख सकते हैं। देन अगर आप इसका स्पेशल केस ले ले P3, तो P3 के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगी वो क्या होगी, 1, x पावर 1, x पावर 2 और x पावर 3। ये आपके P3 के बेसिस हैं, स्टैंडर्ड बेसिस, एंड सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको याद हो, पॉलिनोमियल के अलावा हमने फंक्शन स्पेसेस भी पढ़े थे, या सॉल्यूशन स्पेस हमने पढ़ा था। तो सॉल्यूशन स्पेस के अंदर आई थिंक मेरे पास वो एग्जांपल अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन सॉल्व किया था, और हार्मोनिक ऑसिलेटर का जनरल इक्वेशन या क्या आया था जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू C1 sin kx प्लस C2 cos kx। इस तरह का रिजल्ट आया था। तो उसमें C1 और C2 जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है या स्केलर नंबर्स हैं, और sin kx और cos kx क्या है उधर, बेसिस हैं, और वो आपके इस सोल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड बेसिस है। और वो आप चेक कर सकते हैं कि वो बेसिस जो हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में चेक किया था उनको, कि वो बेसिस आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और वो पूरे के पूरे सोल्यूशन स्पेस को स्पेन भी करते हैं। तो वो आपके 2 डायमेंशनल वो जो आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये उसका सोल्यूशन स्पेस इस लीनियर कॉम्बिनेशन से आ सकता है। तो वो आप अपना वो लेक्चर में जाके उसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लें। नेक्स्ट मेरा जो थर्ड डेफिनेशन है, बेसिस का आइडिया क्लियर है, या मुझे फर्दर उस पर कोई डिस्कशन कर लेनी चाहिए बेसिस के ऊपर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है? देन ये मेरा थर्ड डेफिनेशन है, और ये बहुत इजी है। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन ऑफ स्पेस क्या होते हैं? बेसिस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे, द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस सेट इज इक्वल टू द डायमेंशन। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर इधर ये मेरे पास 3D स्पेस है। 3D स्पेस ये स्टैंडर्ड बेसिस है। इसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं? बेसिस सेट के अंदर कितने वेक्टर हैं? 3। तो इसका डायमेंशन भी 3 है। सिमिलरली इस बेसिस सेट के अंदर देख ले कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 और 4। तो R4 ये 4 डायमेंशनल स्पेस है। सिमिलरली Rn n डायमेंशनल स्पेस है। तो इसके अंदर कितने वेक्टर हैं? बेसिस सेट के अंदर कितने वेक्टर हैं? n वेक्टर है। तो बेसिस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे वो आपका डायमेंशन डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, ये इंटरेस्टिंग केस है, ये वाला, बल्कि इसको देख ले, ये वाला इधर, ये यहाँ पर है P3, लेकिन इसके बेसिस में वेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4। तो बेसिस सेट के अंदर 4 वेक्टर हैं, आल्दो के यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, 3। ये P3 ऑफ x है, ये मतलब थर्ड ऑर्डर के पॉलिनोमियल है, लेकिन ये आपका बेसिस, ये आपका डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन आपका कहाँ से डिफाइन होगा? डायमेंशन बेसिस सेट के अंदर जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, बेसिस है तो जाहिर है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होंगे ही। तो बेसिस सेट के अंदर कितने वेक्टर्स हैं? 4 वेक्टर है, या 4 फंक्शन है, सॉरी इस केस में तो 4 फंक्शन है। तो इस P3 का डायमेंशन क्या है? 4। सिमिलरली इसके अंदर कितने वेक्टर्स होंगे? n+1। n तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से। ये जो आपका x है, x इज ये जो आपका 1 है, 1 इज इक्वल टू x पावर 0। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 फिर 1 फिर 2 टिल n। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा इस वाले का? n+1। वेरी गुड। सिमिलरली अगर ये यहाँ पर ये n ना हो, ये और ये डॉट डॉट आगे जाता जाए, इसका फाइनल टर्म ना हो, ये कंटिन्यूस चलता जा रहा हो, तो फिर क्या होगा डायमेंशन? इनफिनिट डायमेंशन। वेरी गुड। तो ये आपके जी जी सर, अगर आप पर Pn-1 हो तो फिर क्या होगी सर? इधर n हो गया ना सर? नहीं, आप बेसिस को देखते हैं, बेसिस के अंदर वेक्टर काउंट करते हैं। इधर इसको आप ना देखें, इधर जो भी चीज लिखी है उसको नो आप सर, इग्नोर कर लें। इसका जिक्र नहीं करता हूँ सर। मैं इधर यहाँ पर 1 x स्क्वायर x
अप टू n-1 अगर हम हाँ ले ले तो बिल्कुल, फिर n हो गया फिर ना? डायमेंशन n होगा। यस बिल्कुल, यू आर राइट। हाँ, यहाँ यस पर एक सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। डायमेंशन हम किसको कह रहे हैं? डायमेंशन हम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस सेट के बेसिस सेट के अंदर कितने वेक्टर्स हैं, तो वो आपका डायमेंशन सेट करते हैं। सपोज आपका बेसिस सेट है और उसके अंदर एक वेक्टर है, लेकिन वो वेक्टर खुद जीरो वेक्टर है, तो फिर उस स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? 0। उसका जीरो डायमेंशन होगा, क्योंकि बेसिस सेट के अंदर वेक्टर तो वन है, लेकिन वो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर नहीं है, वो जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर मीन अ पॉइंट, जीरो वेक्टर मीन वन पॉइंट, फाइन। लाइक एन डायमेंशन का जीरो वेक्टर क्या होगा? 0 0 0 0 0। तो अगर आपके बेसिस सेट के अंदर सिर्फ 0 0 0 वेक्टर है मौजूद है, तो उससे आगे जाके अगर आप उसका कोई भी लीनियर कम्बिनेशन बना ले, उसको आप किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, आप आगे नहीं जा सकते ओरिजिन से, क्योंकि वो वेक्टर इटसेल्फ जीरो वेक्टर है। तो अगर किसी बेसिस सेट के अंदर एक वेक्टर मौजूद हो, अगर वो वेक्टर जीरो वेक्टर हो, तो उस केस में आपका जो बेसिस होगा वो जीरो बेसिस कंसिडर होगा, क्योंकि वो उससे आप उसके लीनियर कम्बिनेशन से आपको बाकी वेक्टर नहीं मिल सकते। ठीक है, सो ये एक पॉइंट टू टू नोट था। अब आपके डायमेंशंस हैं, आर एन जो है, इसके बेसिस सेट में एन वेक्टर्स है, तो इसका डायमेंशन एन डायमेंशनल वेक्टर। और डायमेंशन को हम सिंपली ये नोटेशन है कि डेम डी आई एम डेम वी इज इक्वल टू एन। अगर बेसिस के अंदर एन वेक्टर्स हैं, तो डायमेंशन वो होगा डी आई एम वी इज द वेक्टर स्पेस। जो भी वेक्टर स्पेस जिसकी भी जिक्र हो रहा हो, जो भी वेक्टर स्पेस जिसका आप कर रहे हैं जिक्र, तो आपका डेम वी जो है वो एन होगा। तो यहाँ पर किस वेक्टर स्पेस की बात हो रही है? आर एन की। तो आर एन का डायमेंशन क्या होगा? डेम आर एन इज इक्वल टू एन, क्योंकि इस सेट के अंदर एन वेक्टर्स हैं। सिमिलरली एम क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस का स्पेस है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, हमने 2 by 2 के लिए देख लिया पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ पर देख लेना, 2 by 2 में कितने बेसिस थे? 4 बेसिस थे। और ये 4 कहाँ से आते हैं? इन दो के मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर मेरे पास 3 by 3 मैट्रिसेस हो, सो 3 into 3 9, तो मेरे पास 3 by 3 मैट्रिक्स के 9 बेसिस सेट बनेंगे। और सिमिलरली अगर मेरे पास m/n मैट्रिक्स हो जनरली, तो उनका बेसिस सेट क्या होगा? बेसिस सेट में जो जो मैट्रिसेस आएंगे वो m क्रॉस n mn। होंगे, mn आएंगे। गुड। सिमिलरली pnx जो है, मेरा जो पॉलिनोमियल का जो सेट है, उसके बेसिस क्या है? 1x x स्क्वायर टिल xn, और ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस भी कर ली। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो n+1 होगा, एंड सो ऑन। और सिमिलरली ये जो आखिर में मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था, अगर आपके पास पॉलिनोमियल इस तरह से हैं, या फंक्शंस इस तरह से हैं कि 1x स्क्वायर एंड सो ऑन, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो फिर इस स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो आपके पास इन्फिनिट डायमेंशन होगा। सो ये आपके पास डायमेंशंस का आ गया। अब ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, हमने लीनियर कम्बिनेशन पढ़ लिया कि लीनियर कम्बिनेशन से या बेसिस से हम पूरा का पूरा स्पेस बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये जो था, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स जो थे, इन 3 वेक्टर से हम पूरा 3 डायमेंशन का कोई भी वेक्टर बना सकते थे। कोई भी पॉइंट 3 डायमेंशन में इनके कम्बिनेशन से बन सकता था, और ये बेसिस हैं। ठीक है, तो सर सिमिलरली ये आ फंक्शन, रहे एक और ये फंक्शन के सर लिए ये भी बेसिस हो आ रहे सकते एक जी। अलग कोई बेसिस के थे? एक एक को नहीं, सर ये ये आई कलेक्टिवली तीनों को बेसिस कहा जाता है 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन यस। में आई और जे बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस। और 3 डायमेंशन में आई जे के कंबाइनली ये जो सेट है, रिमेंबर बेसिस का सेट होता है, एक नहीं होता। बेसिस के अंदर अलग से बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, ये भी n तक जा सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे यस फंक्शन सर। के केस में, जिस तरह यहाँ पर ये n तक जा रहे हैं। अब हम फंक्शन के लिए देखते हैं, ये तो हमने वेक्टर के लिए देख लिया, लेकिन ये आइडिया अप्लाई होगा। अगर मेरे पास बेसिस है, तो बेसिस का लीनियर कम्बिनेशन बना के मैं कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ 3 डायमेंशन का। सिमिलरली अगर फंक्शन का बेसिस मेरे पास है, तो उसके लीनियर कम्बिनेशन से मैं हर एक फंक्शन बना पाऊंगा। तो ये चीज़ हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल एज फॉर एवरी फील्ड। आप आप फंक्शन एक्सपेंशन करोगे, बहुत सारे फील्ड्स के अंदर, स्पेशली इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आप मल्टीपोल एक्सपेंशन करोगे। जो जब आप लाप्लास लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मल्टीपोल एक्सपेंशन या लीजेंडर पॉलिनोमियल के अंदर आप एक्सपेंशन करते हैं, तो ये सारा आइडिया यहाँ से आपको मिलता है। तो फर्स्ट, फंक्शन को हम कैसे सीरीज में एक्सपेंड करते हैं? पावर सीरीज एक्सपेंशन और पोलिनोमियल बेसिस एक्सपेंशन।
तो सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और मैं चाहता हूं कि ये एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये टेंजेंट एक्स हो सकता है, कॉस एक्स, log ऑफ एक्स, ई टू द एक्स, ये कोई भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है। अब मैं इस अपने कंटिन्यूस फंक्शन को इन पावर्स ऑफ एक्स लिखना चाहता हूं कि मेरा जो फंक्शन है जो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जिस तरह ये यहाँ पर मेरा आर वेक्टर था जिसको मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में लिख रहा था, तो वो मेरा 3 डायमेंशनल केस था। अब ये मेरा इन्फिनिट डायमेंशन में, मैं इन्फिनिट सीरीज में मैं अपने फंक्शन को एक्सपेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब इसको मैं x के पावर में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो जब आप किसी भी फंक्शन को x के पावर में एक्सपेंड करते हैं तो इसको कहा जाता है पावर सीरीज एक्सपेंशन, या इसको पोलिनोमियल एक्सपेंशन भी कहा जाता है, या पोलिनोमियल बेसिस एक्सपेंशन। इसमें अंदर बेसिस क्या है, ये वाली, ये बेसिस है जो हमने पिछले स्लाइड पे देख लिया। और ये a1 a0 a1 a2 और a3 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये स्केलर नंबर्स हैं। तो आप ये स्केलर नंबर खुद आप फाइंड करते होते हैं, जिस तरह हमने एक प्रॉब्लम किया था लीनियर कम्बिनेशन वाले लेक्चर के अंदर। हमने 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सपेंड किया था इन टर्म्स ऑफ अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो यहाँ पर ये फंक्शन पहले से क्वाड्रेटिक था, लेकिन हम उसको दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम कहते हैं कि ये फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक ना भी हो, ये टेंजेंट एक्स हो सकता है, ये लॉग ऑफ एक्स हो सकता है, टेंजेंट इनवर्स, काज इनवर्स, ये कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है। तो हर एक कंटिन्यूस फंक्शन को आप इन द पावर्स ऑफ एक्स एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल ये है। साइन ऑफ एक्स को आप इन द पावर्स ऑफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसको एक्चुअली टेलर एक्सपेंशन कहा जाता है, और टेलर एक्सपेंशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंशन। पावर सीरीज एक्सपेंशन एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, और टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज जो है ये उसके स्पेशल सबसेट है या स्पेशल फॉर्म्स है, जिसमें कि कांस्टेंट फाइंड करना एक आसान तरीके से होता है। जनरली पावर सीरीज में कांस्टेंट फाइंड करना मुश्किल होता है, लेकिन टेलर और मैक्लॉरेन में ये आप आराम से ये कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सो ये आपके साइन एक्स का एक्सपेंशन है इन द पावर ऑफ एक्स। सिमिलरली आप कास को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप ई टू द एक्स को भी कर सकते हैं, log ऑफ एक्स को भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी फंक्शन को आप इन इन पॉलिनोमियल बेसिस एक्सपेंड कर सकते हैं। और सिर्फ ये पॉलिनोमियल बेसिस नहीं है, और भी बहुत सारे बेसिस हैं जिनमें आप फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। और डिफरेंट बेसिस में जो एक्सपेंशन है, ये आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी मैं आपको एंड में डिस्क्राइब कर लूँगा। सिमिलरली ये चीज़ आपने शायद पढ़ी नहीं है अभी तक। वी विल डिस्कस दिस इन आवर मैथमेटिकल मेथड कोर्स इन फ्यूचर, मे बी इन द सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स, कि फोरियर सीरीज या फोरियर एक्सपेंशन क्या है। फोरियर सीरीज के अंदर हम एक यहाँ पर जो फंक्शन है, ये यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा, लेकिन ये फंक्शन पीरियाडिक होना चाहिए। तो अगर हमारा फंक्शन पीरियाडिक हो, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं साटूथ वेव और रेक्टेंगुलर वेव, तो वो पीरियाडिक फंक्शंस होते हैं। तो उन पीरियाडिक फंक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉज। तो इस तरह के सीरीज को कहा जाता है फोरियर सीरीज या फोरियर एक्सपेंशन। और ये जो कोफिशिएंट है, ये ए एन ऑफ एक्स और बी एन ऑफ एक्स, इसको आप इस सीरीज के कांस्टेंट्स कहते हैं, या इसके एक्सपेंशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। और ये इसके बेसिस है cos nx और sin nx। तो हम किसी भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइन और cos एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पर पीरियाडिक होना चाहिए, यहाँ पर ये फंक्शन सिंपली कंटिन्यूस होना चाहिए, यहाँ पर ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस और पीरियाडिक होना चाहिए। सो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो लेट मी क्विकली गो ओवर द अदर एग्जांपल्स। फिर लीजेंडर बेसिस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी फंक्शन को हम लीजेंडर, ये लीजेंडर पॉलिनोमियल है, हम लीजेंडर बेसिस में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगा। सिमिलरली किसी भी फंक्शन को हम बेसल बेसिस में, ये बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड है, ये भी आपका एमएमपी का जो सेकंड पार्ट का है कोर्स, ये उसमें आ जाएगा सेकंड कोर्स में, अभी इसमें नहीं है। ये दीज आर स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और ये उसके सोल्यूशन है। ये Legendre polynomial, these are the solution of Legendre differential equation। और ये बेसल फंक्शन जो है, these are the solution of बेसल differential equation। तो आप किसी भी फंक्शन को बेसल बेसिस में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और फाइनली आइगन बेसिस एक्सपेंशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो आपका साइन एन ऑफ एक्स है, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन है, और ये इनको हम आइगन फंक्शंस भी कहते हैं। सो व्हेन यू डू योर क्वांटम मैकेनिक्स यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग, और हम इनके टर्म्स में बाकी सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो ये जो सारा डिस्कशन है, ये इन टर्म्स ऑफ बेसिस इसको देखना बहुत आपको एक बड़ा पिक्चर आपके जहन में बन जाता है कि किसी भी फंक्शन को हम किसी भी बेसिस के अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं। और जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो मसला सिर्फ इन कांस्टेंट को फाइंड करने का होता है। और कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें ये कांस्टेंट फाइंड करना बहुत आसान होता है। अगर हमारे ये फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल हो,
या ऑर्थोगोनल हो तो ये कांस्टेंट फाइंड करना बहुत आसान होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स के केस में ये जो फंक्शन हमारे होते हैं, जो जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, तो उस वक्त ये फंक्शन हमारे ऑर्थोगोनल फंक्शन होते हैं। जिस तरह हमारे ऑर्थोगोनल बेसिस थे या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस थे, तो जब हमारे ये फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल हो तो फिर ये कांस्टेंट फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो it's all about expanding your function in these different bases and then finding those constant। और फिर इन कांस्टेंट से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको प्रोबेबिलिटीज मिलती है। इस कांस्टेंट का आप कम्प्लेक्स कंजुगेट और उसका जब ये कांस्टेंट और उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर मॉड्यूलस लेते हैं, तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है डिफरेंट स्टेट्स की। तो वो आप जाके उधर क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में डिटेल में पढ़ लोगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंडिंग फंक्शंस इन डिफरेंट बेसिस। तो बेसिस के टर्म में आप जब आप किसी भी फंक्शन को देखते हैं, तो आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के जितने भी फंक्शन है, आप उसको हर एक फंक्शन को किसी भी बेसिस में आप लिख सकते हैं। और ये सिर्फ जो मैंने 4-5 जिक्र कर लिया, ये तो सिंपल जो जो फेमस केसेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी बेसिस हो सकते हैं, लाइक हर्मीट पॉलिनोमियल में एक्सपेंशन करना, चेबीशेव पॉलिनोमियल में एक्सपेंशन करना एंड सो ऑन। तो किसी भी आप पॉलिनोमियल के अंदर या किसी भी बेसिस में आप डिफरेंट फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये वाला जो आइडिया है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में स्टडी करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द स्टर्म ल्यूविल थ्योरी, तो उसमें फिर हम इन फंक्शन का जो एक्सपेंशन है वो हम उसमें जनरली देखते हैं। So I think this is it for the day. If you have any question, you can ask. सर ये जी आप फंक्शन को हम नीचे वो कर एक्सपेंड क्यों लेके करते हैं सर? जी, सर ये एक्सपेंशन हम क्यों करते हैं ये फंक्शन? फंक्शन एक्सपेंशन हम क्यों करते कुछ हैं? ये फंक्शन एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल, आप कोई लेट्स सपोज मैं पेंडुलम का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने सिंपल पेंडुलम का आपने वो बना लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, ठीक है, बाय स्टैंडर्ड मेथड जो आप न्यूटन लॉ से बनाते हैं। उसके अंदर साइन थीटा आ जाएगा या साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन एक्स के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है या साइन थीटा के साथ, दैट्स अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम साइन को एक्सपेंड कर लेते हैं इन पावर्स, और उसमें जो लीडिंग टर्म है, यूजुअली एक्स टर्म, पहला टर्म हम रख लेते हैं और बाकी इग्नोर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आपका जो जो सॉटूथ वेव होता है या जो रेक्टेंगुलर फंक्शन होता है, या वेव्स इन ऑसिलेशन के अंदर जब आप आपके आपके पास जो पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, उनको इन टर्म्स ऑफ साइन और काज एक्सपेंड करने से आप उसकी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं कि आपका कोई पीरियाडिक फंक्शन जो है, आपका जो सॉटूथ वेव है या आपका जो रेक्टेंगुलर वेव है, वो कितने साइन और कितने कोसाइन के कम्बिनेशन से बना हुआ है। तो डिफरेंट बेसिस में चीज़ों को एक्सपेंड करने से आपकी एनालिसिस बहुत डीप हो जाती है कि कि किसी भी बेसिस में वो किस किस फंक्शन के लीनियर कम्बिनेशन से बना है, और उसमें जो कांस्टेंट है उनका वेटेज क्या है। तो जिन कांस्टेंट का वेटेज ज़्यादा होता है, तो वो आपके लीडिंग टर्म्स होते हैं और वो आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये आप आगे जाके ये आइडिया बहुत हेल्पफुल आपके आपके लिए रहेगा। एट द मोमेंट यस आपको ये सर। आइडिया इतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सारा कुछ देखा नहीं है कि लेजेंडर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बेसल फंक्शन क्या होते हैं और ये सब कुछ। लेकिन वंस यू डू दिस, तो एक जनरल पिक्चर आपके जहन में आ जाएगा कि हर एक फंक्शन को हम इनके बेसिस में लिख सकते हैं। यस तो सर, ज्यादातर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज बाइनोमियल करते एक्सपेंशन हैं। तो बहुत बहुत एक बेसिक है। इन एडवांस कोर्सेज एंड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ये एक्सपेंशन बहुत हेल्पफुल रहता है, स्पेशली ये फोरियर एक्सपेंशन और लेजेंडर एक्सपेंशन। ये वाला एक्सपेंशन आप करोगे अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, जब आप मल्टीपोल एक्सपेंशन करोगे तो एक्चुअली आप लेजेंडर पॉलिनोमियल में अपने फंक्शन को एक्सपेंड करोगे। जो आपका पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप जब मल्टीपोल एक्सपेंशन उसका करोगे, तो वो लेजेंडर बेसिस में आप उसको एक्सपेंड करोगे। और फिर उसके अंदर आप डिफरेंट टर्म्स देखोगे कि किसका, कि मोनोपोल टर्म कौन सा है, डाइपोल कौन सा है, क्वाड्रुपोल कौन सा है, ऑक्टोपोल एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन बहुत हेल्प करता है आपको एनालिसिस में। जी, कोई अदर क्वेश्चन है तो? सर सर ये मैट्रिक्स का कोई एप्लीकेशन है? ये हम क्यों लेते हैं मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ये हम अब हमारा जो आप लीनियर वेक्टर स्पेसेस का जो कोर्स है, ये इसके अंदर आ जाएगा कि अभी तो हम लीनियर वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, और लीनियर वेक्टर स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स जो कि कुछ एक्सियम ओबे करते हैं। अब उस लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर आपके पास मैट्रिसेस भी होते हैं, लाइक आपके पास जो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, तो आपके पास 2x2 मैट्रिसेस भी हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स को लीनियर वेक्टर स्पेसेस के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये आपके एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं।
मैट्रिसेस जो हैं Yes. दीज आर ऑपरेटर्स इन लीनियर वेक्टर स्पेसेस। और जब मैट्रिक्स किसी स्टेट वेक्टर के ऊपर लगता है या किसी अगर 2x2 मैट्रिक्स है और उस 2x2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर ले किसी 2 डायमेंशनल वेक्टर के साथ, और लेकिन वेक्टर को आपको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। तो जब आप 2x2 मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नया 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। तो हम कहते हैं कि ये 2x2 मैट्रिक्स जो था, इस 2x2 मैट्रिक्स ने आपके एक वेक्टर को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये जो मैट्रिसेस हैं दीज आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशंस इन आवर वेक्टर स्पेसेस। और ये आपके वेक्टर्स को एक आपके स्पेस के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक स्पेस से दूसरे स्पेस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने अपना मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया हुआ है। सो मैट्रिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि आप इससे लीनियर इक्वेशन आसान से सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो बेसिक आपका जो लीनियर अलजेब्रा का कोर्स था उसमें पढ़ा होगा कि मैट्रिसेस से आप लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब आपके पास वो जो आप किरचॉफ लॉज लगा लेते हैं तो आपके पास सर्किट्स के करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन बनते हैं, और उन लीनियर इक्वेशन को यूजुअली आप मैट्रिसेस से ही सॉल्व करते हैं, गॉस-जॉर्डन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या जो भी आपको पसंद हो। तो मैट्रिसेस आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियली जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज वेल। लेकिन उसके अलावा भी मैट्रिसेस they are very very important in linear vector spaces, and they are generally they are called transformations. जी, कोई अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट। Yes, sir. सर क्वेश्चन तो फॉर नहीं है। एग्जांपल हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है आई जे के जो का हमने जो जिक्र किया है सर, ये जरूरी है कि ये सारा जो बेसिस को हम उसको बेस कहते हैं सर, ये वेक्टर स्पेस जरूर बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये उसके लिए कंडीशन यही है कि बेसिस के लिए ज़रूरी यही है कि ये पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन करेगा, और अगर पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन करता है और फिर इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो तब जाके हम इसको बेसिस कहेंगे। और ये इन सब फंक्शंस के लिए भी ट्रू है। ये काज एनएक्स और साइन एनएक्स या ये वाले पोलिनोमियल बेसिस जो हैं, इनमें से हर एक बेसिस जो है ये वाले ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। आप इनका रोन्स्कियन बना के देख भी ले, चेक भी कर ले, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये पूरे पोलिनोमियल को का जो स्पेस है स्पेन भी उसको करेगा। स्पेन भी कर रहे हैं, तो तब जाके हम इसको कहेंगे कि ये बेसिस है। सिमिलरली ये वाले जो हैं, ये काज एनएक्स और साइन एनएक्स, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये हर एक फंक्शन को भी स्पेन करेंगे। तो जब ये हर एक फंक्शन को स्पेन करते हैं तो इसके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये बेसिस हमारी कंप्लीट है। अगर पूरा का पूरा स्पेस इनसे भर सकता है तो हम कहते हैं कि दीज आर कंप्लीट बेसिस। और ये कंप्लीटनेस का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, और हम कंप्लीटनेस जो है वो हम आगे जाके अपने कोर्स के अंदर देखेंगे भी कि कंप्लीटनेस को कैसे चेक किया जाएगा, कि जो बेसिस सेट है उसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये पूरा का पूरा स्पेस भर सकेगा। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन भी है, वो अगर हम उसके लिए वो कंडीशन वेरीफाई कर ले तो हम कहेंगे कि हाँ अब हमारा जो वेक्टर है जो बेसिस सेट है वो कंप्लीट है, और उसको हम कंप्लीटनेस कंडीशन कहते हैं। तो ये आगे इसके ऊपर और भी डिस्कशन होगी। तो इसके बाद जितना भी हमारा डिस्कशन आएगा हम बेसिस और डायमेंशंस का बार बार जिक्र करेंगे, और स्पैन सेट का। तो स्पैन का तो खैर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बेसिस का हर वक्त जिक्र होगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल सर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस 3 डायमेंशन है, ये स्पेन हो